Story Birth by A.J. Cronin, Chapter 7 from the Supplementary Reader Snapshots English Core for Class 11th. A story that jolts you, एक कहानी आपको झकझोरती है, एक कहानी आपको सोच पर छोड़ती है, एक कहानी जो आपको समझाती है कि माँ क्यों एक ईश्वर के तुल्य मानी जाती है. Why mothers are considered to be equivalent to God. A.J. Cronin, born on 19 July 1896 and he passed away on 6 January 1981. He was a doctor by profession, but in 1930, when he was diagnosed with a chronic duodenal ulcer, he was told to take 6 months complete rest in the country on a milk diet, during which he was finally able to indulge his lifelong desire to write a novel. Having previously written nothing but prescriptions and scientific papers, हमेशा से लिखना चाहते थे, स्कूल लाइफ में बहुत कॉम्पिटिशन्स जीते थे. जब ये बीमारी आ पड़ी, रेस्ट पर जाना पड़ा, तो नॉवल लिखा हैटर्स कैसल, और नॉवल इमीडिएट सक्सेस, सेंसेशनल सक्सेस. क्रॉनिन का करियर लॉन्च हो गया एज एन ऑथर. वो वापस मेडिसिन की प्रैक्टिस में कभी नहीं गए. द सिटाडेल उनकी 5th बुक, सबसे ज्यादा पॉपुलर बुक, जिसमें से ये पार्ट हमारे लिए एज अ स्टोरी लिया गया है. Yes, our story Birth is an excerpt from the same book, a small part taken from his most famous novel, The Citadel. अब बात करेंगे सिर्फ स्टोरी की. एक छोटा सा पार्ट जो लिया गया है, द सिटाडेल. स्टोरी है एक न्यूली आउट ऑफ स्कूल, जिसकी अभी अभी मेडिकल लर्निंग खत्म हुई है, एक एनर्जेटिक, एक डेडिकेटेड डॉक्टर. उसने अभी डॉक्टर एडवर्ड पेज को वहां पर असिस्ट करना शुरू किया है, और एक इंडिपेंडेंट चाइल्ड डिलीवरी केस उसने हैंडल किया. और ना सिर्फ उसने मां को बचा लिया, बल्कि उसने उस बच्चे को भी बचा लिया जो स्टिल बॉर्न पैदा हुआ था. स्टोरी हाईलाइट करती है दैट मोर देन टेक्सचुअल नॉलेज, it is practical experience that comes handy. कंप्लीट समरी. बात करेंगे सबसे पहले एंड्रयू मैनसन एंड क्रिस्टीने. मैनसन की अभी अभी मेडिकल स्टडी खत्म हुई है. उसने एज इंटर्न डॉक्टर एडवर्ड पेज को ज्वाइन किया है. ही इज इन अ रिलेशनशिप विद क्रिस्टीनी, और वो रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही है. क्रिस्टीनी को उससे कुछ शिकायतें हैं. बिकॉज ऑफ देम द रिलेशनशिप हैज हिट अ रफ पैच. स्टोरी स्टार्ट होती है जब एंड्रयू एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग डेट के बाद वापस आ रहा है. नियरली मिडनाइट, रात के 12 बजे हैं. वो देखता है कि जो मॉर्गन, एक माइनर, बाहर वेट कर रहा है और उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो उसकी वाइफ को चलकर अटेंड करे. उनकी शादी को 20 साल हो चुके हैं, और 20 साल बाद वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है. वाइफ को लेबर पेन्स स्टार्ट होने को हैं, और नेचुरली जो, क्योंकि 20 साल बाद उसे फादरहुड का मौका मिल रहा है, तो वो थोड़ा टेंस है, वो थोड़ा कीन है. वो एंड्रयू की तरफ बहुत उम्मीद से देखता है. एंड्रयू जो कि बहुत डिसअपॉइंटेड है डेट के बाद, वो फटाफट अपनी सारी परेशानियों को साइड रखकर जो मॉर्गन के साथ उसके घर की तरफ चलता है. एंड्रयू और जो घर पहुंचते हैं. जो नहीं अंदर आना चाहता, वो शायद डरता है कि मैं अपनी वाइफ को पेन में नहीं देख पाऊंगा. घर छोटा है मगर बहुत साफ है. ज्यादा फर्नीचर नहीं है. घर में सिर्फ मिसेस मॉर्गन की मदर हैं, सुजैन मॉर्गन की मदर, जो अराउंड 70 ईयर्स हैं, और एक ओल्ड मिडवाइफ है, दाई है, जो चाइल्ड बर्थ के लिए हेल्प करने आई है. एंड्रयू सुजैन को चेक करते हैं, रियलाइज करते हैं अभी कुछ वक्त लगेगा. मिसेस मॉर्गन्स मदर
उन्हें थोड़ा सा डर लगता है कि शायद डॉक्टर चला ना जाए ये देखकर कि अभी वक्त लगेगा। वो उसे एक चाय का कप ऑफर करती हैं। एंड्रयू उनके डर को समझ जाता है और उन्हें एश्योर करता है कि वो नहीं जाएगा जब तक केस खत्म नहीं हो जाता। चाय पीते पीते एंड्रयू अपने ही ख्यालों में खो चुका है। वो देख रहा है कि उसके आसपास किस तरीके से मैरिज का इंस्टीट्यूशन फेल होता जा रहा है। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स कुछ इस तरह के रिश्तों में बंधे हुए हैं जहां पर या तो वाइफ चीट कर रही है या हस्बैंड चीट कर रहा है, और वो नहीं समझ पा रहा कि क्यों इंक्रीजिंग इनफिडेलिटी मैरिजेस में क्रीप कर रही है। वो जब क्रिस्टीनी के बारे में सोचता है, उसके सामने एक बहुत ही पीसफुल मैरिड लाइफ आती है। वो इमेजिन भी नहीं कर पाता है कि उसके और क्रिस्टीनी के बीच में इस तरह की कोई सिचुएशन कभी क्रिएट होगी। एंड्रयू अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है कि सुजैन की मदर ने उन्हें आवाज दी। उनकी कुछ अपनी ही चिंताएं हैं। उन्होंने बताया कि 20 साल बाद घर में एक बेबी बर्थ की, एक चाइल्ड बर्थ की उम्मीद जगी है। हर कोई चाहता है कि बच्चा बिल्कुल सेफ, बिल्कुल हेल्दी आए। उन्होंने बताया कि सुजैन कह रही थी कि अगर क्लोरोफॉर्म यूज करने से बच्चे को कोई नुकसान होता है तो वो क्लोरोफॉर्म नहीं स्मेल करेगी, वो लाइव उस पेन को बेयर करेगी। तो एंड्रयू ने उनको समझाया कि कोई नुकसान वो नहीं होने देंगे। नर्स ने आवाज दी। एंड्रयू दौड़े सुजैन को चेक करने और समझ गए कि अब बच्चा अपने रास्ते पर है। बहुत डिफिकल्ट डिलीवरी रही। लगभग 1 घंटा लगा और बच्चा आया। एंड्रयू थक चुका है उस डिफिकल्ट डिलीवरी के बाद, लेकिन अभी आगे एक और शॉक है जब पता लगा कि वो तो स्टिल बॉर्न बच्चा है, उसकी सांस नहीं चल रही। सुजैन भी क्रिटिकल है। 20 साल बाद शादी के वो मां बनी है, वो भी शायद इस पेन को नहीं सह पाई। अब एंड्रयू के सामने एक डिलेमा है, एक कंफ्यूजन है। पहले किसे बचाऊं? हु टू रिवाइव फर्स्ट? वो बच्चा जो ऑलमोस्ट मर चुका, या वो मां जो बिल्कुल मरने वाली है? बिना ज्यादा टाइम लिए उसने डिसाइड करा मैं पहले सुजैन को बचाऊंगा। उसने एक ग्लास एम्प्यूल लिया, उसको ऊपर से तोड़ा, मेडिसिन उसमें से इंजेक्ट करी और सुजैन को इंजेक्शन दिया। उसने देखा कुछ ही मिनट में पल्स ऊपर नीचे गई, लेकिन फिर हार्ट बीट नॉर्मल हो गई। अब इस सब के बाद वो मुड़ा उस दाई की तरफ और उससे पूछा कि बच्चा कहाँ है। दाई ने समझा कि बच्चा मर चुका है और उसने उसे चारपाई के नीचे फेंक दिया। एंड्रयू नीचे झुका, उसने सारा कमरा जो एक मेस हो चुका है, सब चीजों को हटाया और बेड के नीचे से उसने बच्चे को खींचा। बच्चे का स्किन पूरा वाइट है। ऐसा लग रहा है कि मां के गर्भ से बाहर आते समय, कमिंग आउट फ्रॉम द वूम्ब ऑफ द मदर, द चाइल्ड सफर्ड फ्रॉम एस्फिक्सिया पैलिडा। बच्चा ऑक्सीजन की कमी की वजह से शायद मर चुका है, लेकिन एंड्रयू वो नहीं हार मान रहा। उसे याद आ रहा है बाहर खड़ा जो, बेहोश सी सुजैन और सामने खड़ी हुई ग्रैंड मदर। तीनों ही लोग उस बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। उसे रियलाइज हो रहा है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बच्चे को सेफ, हेल्दी उनको हैंड ओवर करूंगा। कैसे दूंगा मैं इस बच्चे को इन तीनों के हाथ में? उसने थोड़ा दिमाग दौड़ाया और उसे याद आया कि समैरिटन मेडिकल कॉलेज में एक ऐसा ही मिलता जुलता केस आया था। उसने फटाफट वही ट्रीटमेंट स्टार्ट करा। उसने मिडवाइफ से कहा एक बेसन ले आओ, एक वाटर जग ले आओ और दो बेसन्स में गर्म और ठंडा पानी ले आओ। नर्स ने कहा वो मर चुका है। उसने कहा जो कहता हूं सिर्फ वो करो। सब सामान आ गया और उसने बच्चे को कभी ठंडे पानी में, कभी गर्म पानी में डिप करना शुरू करा। कोई रिजल्ट नहीं निकला।
एंड्रयू को लगा वो हार गया। मिडवाइफ उसे घूर रही है। सुजैन की मदर ने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन आंखें उसकी तरफ गुस्से में घूर रही हैं। रूम पूरा मेस बन चुका है। ये सब कुछ करते समय एंड्रयू के हाथ से लगभग बच्चा एक बार फिसल गया, लेकिन एंड्रयू हार मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने एक रफ टॉवल लिया, तौलिया लिया और भूल गया कि बच्चे का स्किन अभी बहुत सॉफ्ट है। उसने बच्चे को उस तौलिए में रैप करा, बच्चे की छोटी सी चेस्ट को प्रेस करा, रिलीज करा, प्रेस करा, रिलीज करा, और तभी एक चमत्कार हुआ। वो बोने जैसी चेस्ट, वो पिग्मी लाइक चेस्ट, उसमें से एक हिचकी निकली, और एक हिचकी, दूसरी हिचकी, तीसरी हिचकी, और लाइफ ऐसे लगा मानो वापस आ रही है। एंड्रयू को महसूस हुआ कि उसके हाथों में बच्चे ने थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू किया है। बच्चे की सांस बाहर आनी शुरू हुई है। और सांस आते आते बच्चे की नाक से फ्लेम निकला, म्यूकस निकला, एक एक नाक में से एक बबल निकला। किसी और के लिए वो बबल उस समय बहुत ही अनहाइजेनिक हो सकता है, लेकिन राइटर कहता है वो सबसे बड़ा साइन था कि बच्चा जीवित था, बच्चा बच गया था। उस समय वो बबल रेनबो के 7 कलर्स की तरह था। उसके हाथ हिलने लगे, सफेद पड़ चुकी स्किन धीरे धीरे गुलाबी होने लगी। ये कहीं ना कहीं एक सिंबल था कि उसमें ऑक्सीजन मूव होने लगी थी। अब एंड्रयू ने सांस ली कि उसने मॉर्गन्स के विश्वास को टूटने नहीं दिया था। सुजैन की मदर ने प्रेयर करना शुरू करा। एंड्रयू ने बच्चे को मिडवाइफ को दिया, नीचे किचन में गया, पानी पिया, और बाहर आकर जो मॉर्गन को कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा, सब कुछ ठीक है, जाओ अपने बच्चे से मिलो। और वो घर की तरफ चला। सिर्फ एक थॉट है उसके माइंड में, I have done something, oh God. I have done something real at last. कि मैं कुछ कर पाया, क्योंकि मेरा पहला केस था, मैं कुछ कर पाया। और होता भी है कि जब आप एक जिंदगी बचा लेते हैं, शायद उससे और बड़ा आप ईश्वर के प्रति और कोई काम नहीं कर सकते। इन हाइंड साइट जो हुआ स्टोरी में अगर उस पर नजर डालें तो पाएंगे that the story hinges on the theme never say never die attitude. कभी हार मत मानो। The precious gift of life only God can grant, and a doctor can retrieve and restore. That is what fulfills a doctor. Therefore, doctors are the second name of God. Like always, some word meanings to help you with the meaning and also help you with the pronunciation. Burly, contemplation, listless, perceptive, fret, overwrought, queer, lethargy, rustle, cinder, great, sordidly, shrewish, idyllic, resentful, brooding. Like always, some word meanings to help you with the meaning and also help you with the pronunciation. Burly, contemplation, listless, perceptive, fret, overwrought, queer, lethargy, rustle, cinder, great, sordidly, shrewish, idyllic, resentful, brooding. Some more. Let's take a look at them. Elapsed, strayed, exertions, resuscitate, ampule, placid, lolled, faltered, lax, consternation, draggled, whimpered, despairing, convulsive, blanched, linoleum. I hope you liked the presentation. I hope the chapter is clear to you.
I always wait for your feedback. Feel free to ask your questions, put your comments on the presentation. I will definitely respond to them all. Happy studying, everyone.